तो मेरे भाई ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओडा के डेविल फ्रूट के बारे में। अगर तुमको पता नहीं है तो ओडा ने भी एक डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है जिसका नाम है ऑफ स्क्रीन नोमी। ये डेविल फ्रूट कंज्यूम करने के बाद ओडा के पास एबिलिटी आ गया था कि ओडा कई सारे हाइप फाइट्स को इस पूरे सीरीज में ऑफ स्क्रीन कर देता है और सब सारे रीडर सोच पे पड़ जाते हैं कि भाई तूने हमको फाइट दिखाया क्यों नहीं, इतने इंसेंट फाइट होने वाला था। ये ओडा ने जो डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है वो एक्चुअल में पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट है और इसका अवेकन स्टेज में ओडा बड़े से बड़ा फाइट भी ऑफ स्क्रीन करा देता है। तो ये वीडियो में मैं वो सब सारे फाइट्स के बारे में बात करूंगा जो ओडा सेंसे ने अपने ऑफ स्क्रीन नोमी के जरिए से ऑफ स्क्रीन करा दिए थे। ठीक है, चल बात करते हैं इसके ऊपर। पहले नंबर पे आ रहा है पे बैक वॉर। ये वॉर हुआ था ठीक पैरामाउंट वॉर के बाद। हमको पता है कि पैरामाउंट वॉर में व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ने अटैक किया था मरीन फोर्ट के ऊपर क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन हो रहा था। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स बचाना चाहते थे इसको। हमको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसके रिजल्ट में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स पर्टिकुलरली ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का गुरोगोरोनोमी का एबिलिटी एक्वायर कर लेता है। ये पैरामाउंट वॉर में एस और व्हाइट बियर्ड का डेथ हो जाता है और ये वॉर इवेंचुअली खत्म होता है शैंक्स के इंटरवेंशन के जरिए से। तो मरीन फोर्ड आग के बाद पैरामाउंट वॉर के बाद ठीक बाद टाइम स्किप के बाद हमको पता चला था कि किस तरीके से और एक मैसिव वॉर हुआ था बहुत ही बड़े स्केल पे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स रेमिनेंट्स ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लेड बाय मार्को वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। ये बहुत ही एक खतरनाक फाइट हुआ था दोनों साइड्स के बीच में और ये काइंड ऑफ एक रिवेंज काइंड ऑफ फाइट था। रेमिनेंट्स ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स लेड बाय मार्को उन लोग रिवेंज लेना चाहते थे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के ऊपर एस और व्हाइट बियर्ड के डेथ की वजह से। ये पेबैक वॉर में ब्लैक बियर्ड पायरेट्स इस तरीके से डिसमेंटल डिस्ट्रॉय और अनाइलेट करते हैं पूरे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को या रेमिनेंट्स ऑफ व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को लेड बाय मार्को कि पूरा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स इसके बाद बिखर जाता है, कंप्लीटली बिखर जाता है। हम देखते हैं कि मार्को इसके बाद पायरेट छोड़ देता है, पायरेट की जिंदगी छोड़ देता है। वो मार्को को हम लोग स्फिंक्स आइलैंड पे देखते हैं। वो बेसिकली अपना मेडिकल का एबिलिटी यूज करके कई सारे लोगों को वहां पर मदद कर रहा था। ये बेसिकली स्फिंक्स आइलैंड व्हाइट बियर्ड का होम टाउन भी है तो वो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा था वहां पर। तो ये इतना डेवेस्टेटिंग था वॉर, ये पेबैक वॉर इतना डेवेस्टेटिंग था कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स मतलब कंप्लीटली गायब ही हो गए। नंबर 2 पे आ रहा है शीकी द गोल्डन लायन शीकी वर्सेस गोल्डी रॉजर। ये है बात द ग्रेट एड वॉर के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट एपिक स्टोरीज है पूरे वन पीस में। जिस तरीके से ओडा ने इसको हाइप अप किया था, जिस तरीके से ओडा ने इसको प्रेजेंट किया था, अभी तक ये मेरे दिमाग में बहुत सॉलिड तरीके से सॉलिडिफाई हो चुका है। गोल्डन लायन शीकी गोल्डी रॉजर को चैलेंज करता है और स्पेसिफिकली यहाँ पर चैलेंज करता है गोल्डी रॉजर को क्योंकि शीकी को पता चल जाता है कि रॉजर को एक पोनीग्लिफ के जरिए से पता चल गया है एक एंशिएंट वेपन का लोकेशन या उसके पास वो है एंशिएंट वेपन। तो शीकी टीम अप करना चाहता रॉजर के साथ। वो रॉजर को बोलता है कि मेरे साथ टीम अप कर ले और हम लोग इस पूरी दुनिया को बेसिकली कॉन्कर कर लेंगे एक तरीके से। रॉजर यहाँ पर साफ साफ डिनाई कर देता है शीकी के प्रपोजल को क्योंकि रॉजर को पता था जब शीकी बात कर रहा है टीम अप करने की तो वो बेसिकली रॉजर को एज ए सबऑर्डिनेट की तरह देख रहा है और वैसे भी रॉजर बहुत ही एक फ्री बंदा है। तो ये जो पूरा प्रपोजल था शीकी का वो मतलब व्यर्थ में था। तो ये पूरे वॉर में अब देखते हैं कि शीकी मतलब गोल्डन लायन शीकी इस टाइम पे वो हैवी फ्लीट कमांड करता था। पूरे ओशंस में सबसे ज्यादा फ्लीट्स शीकी के पास ही था। तो शीकी अपना पूरा बैटल पावर लेके पूरा फ्लीट लेके अटैक करता है रॉजर के ऊपर। रॉजर का शिप हम लोग देख रहे थे कि वो सेल करते हुए जा रहा था उनके फ्लीट के बीच में। बहुत ज्यादा एक इंसेन मोमेंट था ये। पर ये पूरे वॉर में जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि ये वॉर के दौरान एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से जो शीकी का बैटल स्ट्रेंथ था वो मतलब कट हो जाता है हाफ में क्योंकि उसके बैटल शिप्स इस तूफान में सिंक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज देता है रॉजर पायरेट के लिए और रॉजर के लिए। और इवेंचुअली कंक्लूजन्स में हमको पता चलता है नरेटर के जरिए से कि रॉजर हरा देता है शीकी को बेसिकली एक बहुत ही हैवी इंजरी सस्टेन करना पड़ता है उसके हेड के ऊपर और कंक्लूजन में रॉजर जीत जाता है पूरा बैटल। पर ये पूरा फाइट हम लोगों ने देखा नहीं गया, ये पूरा फाइट हम लोगों ने प्ले आउट होते हुए देखा नहीं गया। मुझे लगता है कि ओडा का यहाँ पर पॉइंट था ये हमको बहुत ही एक एपिक स्टोरी बताने के लिए कि किस तरीके से रॉजर बहुत ही एक ब्रेव काइंड ऑफ बंदा था। अगर ऑड्स उसके फेवर में नहीं थे तो भी वो बेसिकली हेड ऑन फाइट करता था। तो ये एग्जैक्टली ऑफ स्क्रीन नहीं है पर हाँ फाइट हमको पता नहीं है क्या हुआ, तूफान कहाँ से आया हमको पता नहीं है क्या हुआ। मतलब प्रोबेबिलिटी देख तू कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बैटल हो रहा है और बीच में तूफान आता है और हमको मतलब फाइट भी नहीं दिखाई देता है रॉजर और शीकी के बीच में। नंबर 3 पे आ रहा है शैंक्स वर्सेस काइदो। तूने सही सुना, शैंक्स वर्सेस काइदो। ये कन्फ्रंटेशन एक्चुअल में हुआ था। मुझको पता नहीं ये फाइट हुआ था कि नहीं पर डेफिनेटली मांगा में वन पीस के एनिमे में जब पैरामाउंट वॉर चल रहा था, जब मरीन फोर्ड आर्क चल रहा था तब हमको पता था, तब हमको बताया गया था कि किस तरीके से काइदो आना चाहता था मरीन फोर्ड पे। तब इस टाइम में हमको पता चला था कि जब काइदो आ रहा था मरीन
मरीन फोर्ड पे, तब एक्चुअल में शैंक्स ने कन्फ्रंट किया था कायतो को। जो स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था वो था कि शैंक्स पायरेट्स या रेड हेयर पायरेट्स ने इंटरसेप्ट किया है बीस्ट पायरेट्स को, शैंक्स ने इंटरसेप्ट किया है कायतो को। मतलब ये कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हमको मतलब कुछ भी बताया गया नहीं है, ऐसे वैसे बोल दिया गया है कि शैंक्स ने इंटरसेप्ट किया है कायतो को, उसके आगे क्या हुआ, क्या चल रहा था, कैसे चीजें गया, ये कुछ बताया नहीं है। ओडा ने बोला भाई मेरे, ये मेरा डेविल फ्रूट है, तुम लोग मतलब थोड़ा शांत रुक जाओ। नंबर 4 पे आ रहा है गोल्डन लैंड शिकी वर्सेस गाप और सेनगोकू। ये फाइट हुआ था क्योंकि शिकी बेसिकली इवेट करता है मरीन फोर्ड पे। शिकी यहाँ पर आया था रॉजर को छुड़ाने के लिए। शिकी बहुत ज्यादा गुस्से में हमको दिखाई दे रहा था। रॉजर इस टाइम पे उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया था, उसका एग्जीक्यूशन डेट फिक्स कर दिया गया था कि उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं लोक टाउन पे। शिकी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो उसका कहना था कि रॉजर और वो सेम एरा के हैं, सेम जनरेशन के हैं। रॉजर अगर उसके साथ हाथ मिला लेता तो उन लोग पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेते। और शिकी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि शिकी बोल रहा था कि तुम लोग इतने बड़े पायरेट को एक छोटे से टाउन में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लॉक टाउन वही टाउन है जहाँ पर रॉजर पैदा हुआ था, वो उसका बर्थ प्लेस है और वो ईस्ट ब्लू में गिरता है। ईस्ट ब्लू को वीकस सी बोला जाता था। तो शिकी अटैक करता है मरीन फोर्ड पे। यहाँ पर हमको एक लेजेंडरी क्लैश दिखाई देता है शिकी वर्सेस गाप और सेनगोकू के बीच में। ये लेजेंडरी बैटल इतना इंसेन था कि ये पूरे फाइट कंक्लूड होते होते शिकी ने आधा से ज्यादा मरीन फोर्ड तहस नहस कर दिया था। आधा मरीन फोर्ड उसने सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिकी यहाँ पर हार गया था। शिकी को इस बैटल के बाद इंपेल डाउन में इम्प्रिजन कर दिया जाता है और हमको पता चलता है आगे चलते हुए कि किस तरीके से शिकी अपना ही पैर काट के वो बेसिकली एस्केप करता है इंपेल डाउन से। नंबर 5 पे आ रहा है गॉड वैली इंसिडेंट। ये पूरा इंसिडेंट इतना नेक्स्ट लेवल का है, इतना लेजेंडरी स्टेटस है इस पूरे इंसिडेंट का कि ओडा ने इस पूरे इंसिडेंट को 3-4 बार रिपीट किया है, 3-4 बार हमको सेपरेट ओकेशंस पे दिखाया है, पर ऐसा कभी हमको पूरा इंसिडेंट ये नहीं दिखाया है कि क्या हुआ था यहाँ पर एग्जैक्टली। ये पूरे इंसिडेंट को ओडा अभी तक वो मतलब एक काइंड ऑफ श्राउड ऑफ मिस्ट्री में रख रहा है, जो बहुत ज्यादा इंट्रिग करता है फैंस को। ये पूरे इंसिडेंट में, ये पूरे गॉड वैली इंसिडेंट में रॉक्स पायरेट लेड बाय रॉक्स डी ज़बेक वर्सेस गोल्ड डी रॉजर और मंकी डी गाप के बीच में क्लैश होता है। ये पूरे फाइट को हमने देखा ही नहीं है, ये पूरे फाइट को हमने प्ले आउट होते हुए नहीं देखा है। उम्मीद करता हूँ कि ओडा आगे चलते हुए मतलब स्पिन ऑफ मांगा अगर कभी लेके आता है तो दिखाए ये पूरे फाइट को। ये पूरा फाइट इतना लेजेंडरी था कि इसका मतलब ओवरलास्टिंग इम्पैक्ट था इस पूरे स्टोरी लाइन में। रॉक्स पायरेट्स ये पूरे फाइट के बाद बिखर जाते हैं। रॉक्स डी ज़बेक का अपेरेंटली डेथ हो गया था, गाप को हीरो बोला दिया जाता है, रॉजर आगे चलते हुए पायरेट किंग बन जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था इस पूरे स्टोरी लाइन में। मैं बता रहा हूँ तुझको, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और क्रेजीएस्ट इंसिडेंट है पूरे वन पीस में। नंबर 6 पे आ रहा है मीहॉक वर्सेस शैंक्स। मुझे पता है कि अभी कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, मीहॉक वर्सेस शैंक्स के बारे में, राइवलरी के बारे में अब कोई बात नहीं करता है, पर मुझे सही से याद है 10 साल पहले 11 साल पहले जब हम लोग इनिशियली मैंने वन पीस देखना चालू किया था, या बहुत साल पहले, मुझको भी याद नहीं कब मैंने देखना चालू किया था, पर मुझे एग्जैक्टली याद है कि कई सारे लोग पास में डिस्कस करते थे शैंक्स वर्सेस मीहॉक के फाइट के बारे में। शैंक्स वर्सेस मीहॉक का फाइट इतना लेजेंडरी था कि व्हाइट बियर्ड भी मेंशन करता है इस फाइट के बारे में कि शैंक्स वर्सेस मीहॉक का डुअल इंसेंट लेवल का था। ये डुअल बेसिकली कई सारे दिन में लास्ट करता था। मीहॉक और शैंक्स राइवल थे एक तरीके से एक टाइम पे। हमको बताया कि हमने मीहॉक को बोलते हुए देखा है कि शैंक्स अपना एक हाथ गंवाने के बाद जो मीहॉक का इंटरेस्ट था शैंक्स में वो डिप हो गया था। वो बेसिकली फाइट नहीं करना चाहता शैंक्स के अगेंस्ट, क्योंकि उसको लगता था कि शैंक्स उसके फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है। वो मतलब मुझे अभी तक सेंस नहीं करता है, पर हाँ ये दोनों कैरेक्टर्स फाइट किए थे, कई बार फाइट किए थे पास्ट में, और इनका लेजेंड पूरे वन पीस यूनिवर्स में सब सारे लोगों को पता है, सब सारे लोगों ने सुना है इनके क्लैशेस के बारे में। अब पास्ट में डिबेट्स ये भी चलता था कि मीहॉक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सोर्ड्समैन बना कैसे। लोग मतलब बहुत ज्यादा स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी मीहॉक ने हराया शैंक्स को, उसके बाद वो बन गया, पर ये भी कई सारी चीजें चल रहा था क्योंकि हमने देखा है शैंक्स भी बहुत हैवीली सोर्ड यूज करता है। हमने उसको डिवाइड डिपाचर यूज करते हुए देखा है किड के अगेंस्ट। तो हमेशा से ये राइवलरी रहा है, हम लोग हमेशा से इसके ऊपर बात करते थे, पर अभी जो कुछ भी एस्केलेट हुआ है, जिस तरीके से हालात है स्टोरी लाइन में, कोई इसके बारे बात नहीं करता है। पर हाँ
हाँ, ओडा ने इसके बारे में मेंशन किया था और हमने इन दोनों लोग के क्लैश को देखा नहीं है मेरे भाई। ये मेरे लिस्ट में जो ओडा ने फाइनल फाइट को ऑफ स्क्रीन किया था, एक्चुअल में ये फाइट को ओडा ने अपने डेविल फ्रूट को अपने अवेकन स्टेट में जाके ऑफ स्क्रीन किया था। और ये फाइट है अकाइनु वर्सेस कुजान के बीच में, दो एडमिरल्स के बीच में फाइट। ये मुझे लगता है कि क्रिमिनली ऑफ स्क्रीन नोमी है। ये मतलब क्रिमिनल है कि ओडा ने हमको ये दिखाया नहीं है फाइट। हमको बताया गया था कि कुजान और अकाइनु के बीच में फाइट हुआ था फ्लीट एडमिरल के पोजीशन को लेके, और ये काइंड ऑफ सिर्फ फ्लीट एडमिरल के पोजीशन को लेके फाइट नहीं था, ये आइडियोलॉजी के बीच में भी फाइट था। यहाँ पर कई सारे मरीन्स और नेवी में लोग थे जो बहुत ज्यादा प्रीफर करते थे अकाइनु को, और कई सारे लोग प्रीफर करते थे कुजान को। इवेंचुअली ये तो कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होता है पंक हैजार्ड पे, और ये इतना इंसेन लेवल का फाइट था कि पूरा पंक हैजार्ड के क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट को, मतलब पूरा एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देता है वो। एक साइड में हमको लावा दिखाई दे रहा था, फायर दिखाई दे रहा था, और एक साइड में हमको यहाँ पर आइस दिखाई दे रहा था। तो जो इम्पैक्ट था इस पूरे फाइट का वो मतलब बहुत ही एक गहरा छाप छोड़ दिया है पंक हैजार्ड के ऊपर। अकाइनु और कुजान के फाइट में कुजान ने अपना एक पैर खो दिया था और अकाइनु के ऊपर हम लोग हैवी स्कार्स देख रहे थे। मुझे लगता है कि जो ज्यादा खोया था इस पूरे बैटल में वो था हमारा भाई कुजान, क्योंकि ये बैटल के बाद वो नेवी छोड़ देता है। वो हम देखते हैं कि वो ब्लैक बेल्ट पायरेट्स का हिस्सा बन जाता है। अब कई सारे लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग मी, मेरा ओपिनियन है कि वो सोर्ड का मेंबर है, पर पता नहीं यार क्या चल रहा है। बट ये वन ऑफ दोज फाइट्स है जो मैं चाहता हूँ कि ओडा हमको कभी ना कभी तो दिखाए, क्योंकि ये इंसेन है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता इस वीडियो में। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम कौन से फाइट्स को देखना चाहते हो जो ओडा ने ऑफ स्क्रीन कर दिया था? तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस वीडियो के ऊपर? अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, मेरे को हेल्प करता है वो एल्गोरिथम में। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा वीडियो उनको नोटिफिकेशन फीड में क्यों नहीं आ रहा है, मुझको पता नहीं है। मे बी यू कैन प्रेस दैट बेल आइकन और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट हाँ, ये सब सारी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता। तू हमेशा याद रखिए भाई, वी आर पी। ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।